हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान में जो महिलाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लेकिन ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं से, लेडीज़ से रिलेटेड कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रियम्बल दी गई है, उसमें देखिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श का प्रावधान किया गया है। यानी कि जस्टिस होना चाहिए, फ्रीडम, इक्वालिटी और भाईचारा, है ना, इन सब चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है, जो सभी नागरिकों के साथ समान भावना पर आधारित है। यानी सबके साथ एक जैसी जो है, सबके लिए एक जैसी भावना होनी चाहिए। ये प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा एक कल्याणकारी राज्य की भावना पर आधारित है। यानी कि एक वेलफेयर स्टेट की भावना पर आधारित है कि एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, सबके साथ समान भावना होनी चाहिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आर्टिकल 14, यानी कि अनुच्छेद 14। जो अनुच्छेद 14 है उसमें देखिए समानता का अधिकार हमें दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी दिया गया है। इसके अनुसार जितने भी व्यक्ति हैं वो सब विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण रखने के हकदार हैं। यानी कि हर व्यक्ति जो है वो कानून की नज़र में बिल्कुल समान है, लॉ की नज़र में कैसा है, वो बिल्कुल समान माना जाएगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और लॉ का प्रोटेक्शन देने में भी विधियों का समान संरक्षण उसको मिलेगा। यानी कि अगर उसे प्रोटेक्शन मिलेगा तो सबको समान मिलेगा, है ना, इक्वल प्रोटेक्शन की बात करता है आर्टिकल 14। तो यहाँ पे एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो महिलाओं को भी प्रोटेक्शन मिलेगा और उन्हें भी कानून की नज़र में समान समझा जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए व्यक्ति वर्ड का यूज़ हुआ है। इसके बाद आता है आर्टिकल 15, जो हमें कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखिए सेक्स वर्ड भी है, लिंग वर्ड भी है। इसका मतलब चाहे स्त्री हो या पुरुष, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद इसी आर्टिकल का जो खंड 3 है, जो स्पेशली जो है वो लेडीज़ के लिए बनाया गया है, महिलाओं के लिए बनाया गया है। इस खंड में कहा गया है कि जो राज्य है वो स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, यानी स्पेशल प्रोविज़न जो है वो स्टेट बना सकता है। ऐसा करने से स्टेट को, राज्य को नहीं रोका जाएगा। तो ये वाला जो खंड है वो ख़ास तौर पे महिलाओं, और वैसे इसमें बच्चों भी हैं कि महिला और बच्चों के लिए जो स्टेट है वो विशेष उपबंध कर सकता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 16। ये कहता है कि जो सार्वजनिक नौकरियां हैं उनके मामलों में अवसर की समानता की गारंटी होगी। यानी हर किसी को जब कोई भी मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी नौकरियों में, तो समान रूप से मिलेगी। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों को मिलेगी, स्त्रियों को नहीं मिलेगी। तो समान रूप से जो है वो उनको गारंटी देता है, ये समानता की गारंटी देता है। और केवल देखिए इन आधारों पर भेदभाव को मना करता है कि धर्म के आधार पे, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो लिंग वर्ड है इसका मतलब यही है कि पुरुष और स्त्रियों के साथ भी भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 21। जो आर्टिकल 21 है वो तो हर व्यक्ति को जीने का अधिकार दे रहा है। तो यहाँ पे महिलाओं को भी जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हर किसी को जीने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। यहाँ पे भी देखिए व्यक्ति वर्ड यूज हुआ है। इसके बाद आता है आर्टिकल 23, जो कहता है कि मानव का दुर्व्यापार और ज़बरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता। तो इस चीज़ पर ये रोक लगाता है। जिसमें अनैतिक उद्देश्य, यानी कि जो इमोरल पर्पस होते हैं, उनसे महिलाओं की तस्करी, जो विमेन ट्रैफिकिंग होता है, उस पर रोक लगाता है, उसको प्रतिबंधित करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 39। इसका खंड ए ये कहता है कि राज्य अपनी नीति का संचालन इस तरह से करेगा कि पुरुष और स्त्री जितने भी सभी नागरिक हैं उनको समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन मिलने का अधिकार है। यानी कि जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों को समान रूप से इक्वली जीविका के पर्याप्त साधन, यानी कि जो जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, उन्हें ऐसे साधन, ऐसे सोर्सेज प्राप्त कराने का अधिकार हो। तो ये सब चीज़ का संचालन कौन करेगा, ऐसी पॉलिसी कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा। इसी तरह इसी आर्टिकल का जो खंड डी है
वो हमें बताता है कि पुरुष और स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। तो जो पुरुष हैं और स्त्रियां हैं, उन्होंने अगर इक्वल काम किया है तो उसके लिए उन्हें इक्वल सैलरी जो है वो मिलनी चाहिए। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे इक्वल काम के लिए इक्वल सैलरी से कैसे मतलब है। मान लीजिए पुरुष और स्त्रियों से एक जैसा काम लिया जाता है, तो जब उनसे एक जैसा काम लिया जाता है तो उस काम के लिए देखिए उनको इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। जैसे मान लीजिए पुरुष ने कोई काम किया, उसको सैलरी ज़्यादा मिली और स्त्री को उसी काम के लिए जो सैलरी थी वो कम दी गई, तो इससे क्या होगा, आर्टिकल 14 का भी वॉयलेशन होगा, क्योंकि विधि की समक्ष समानता का जो समानता के अधिकार की बात करता है, और इस आर्टिकल में जो समान काम के लिए समान वेतन की बात कही गई है उसका भी उल्लंघन होगा। तो एक तरीके से ये आर्टिकल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी के लिए, देखिए स्त्री और पुरुष के लिए समान काम के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है वो करता है। इसके बाद अगला आर्टिकल जो आता है वो है 42। ये कहता है कि राज्य प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, यानी कि जो मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है वो मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो स्त्रियों को देने का प्रावधान कौन करेगा, राज्य करेगा। इसी के लिए एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी बनाया गया है, जिसमें महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो मिल सके। तो संसद ने इस एक्ट को पास किया था, और ये जो प्रोविज़न है, ये जो एक्ट पास किया गया था, ये इस तरीके से 42 के तहत ही पावर का यूज़ करते हुए किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो है 51A, जो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। इसका जो ये वाला खंड है ये हमें बताता है कि भारत के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि वो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। कैसी प्रथाएं, देखिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, यानी कि जो स्त्रियां हैं, जो लेडीज़ हैं, है ना, उनके सम्मान के विरुद्ध अगर कोई कस्टम्स है तो हमें उसको जो है वो त्यागना है। तो एक तरीके से हमें ऐसी प्रथाओं का, ऐसी कस्टम्स को त्यागना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो यहाँ पे हर नागरिक की ड्यूटी बनाई गई है ये। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है 253D, यानी कि 243D। यानी ये वाला जो आर्टिकल है ये हमें बताता है पंचायतों के बारे में वैसे तो, लेकिन पंचायतों में चुनाव के द्वारा भरे जाने वाले स्थान में जो अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं या अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं, उनके लिए 1/3 की बात करता है स्थान के लिए, यानी कि जो आपका रिजर्वेशन भरा जाएगा वो 1/3 में जो रिजर्वेशन मिलेगा उन सीट्स में वो इन जाति की महिलाओं को दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये रिजर्वेशन की बात की गई है वो महिलाओं को दिया गया है, वो भी पंचायतों के चुनाव में, और वो भी हमें ध्यान रखना है कितना, 1/3, 1/3। इसके बाद आता है 243T, ये है आपका नगर पालिकाओं से संबंधित, और इसमें कहा गया है कि चुनाव के द्वारा जो स्थान भरे जाते हैं, जो सीट्स भरी जाती हैं नगर पालिकाओं की, उसमें भी अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए जो 1/3 जो स्थान है ना, जो सीट्स हैं, उनका प्रावधान करता है कि ये इन महिलाओं के लिए होना चाहिए, इसके लिए इनको भरा जाएगा। तो इस तरह से हमने उन सारे प्रोविजंस को देखा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं से संबंधित है, कहाँ कहाँ पर महिलाओं को कौन कौन से उनके लिए जो प्रावधान हैं वो किए गए हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और अब आज का क्वेश्चन ये है कि देखिए जो प्रश्न हमने निकाला है वो ये है कि उच्चतम न्यायालय ने किस केस में कहा था कि समान काम के लिए समान वेतन भी एक मूल अधिकार है। तो ये आज का क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके हमें बताना है कि वो कौन सा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन को एक फंडामेंटल राइट, एक मूल अधिकार बताया था। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।